मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट, हिंदी मीडियम स्टूडेंट। पिछली कक्षा में क्लास 6 हमारा अतीत भाग 1 सारा सिलेबस कंप्लीट करवाई थी विद क्वेश्चंस विद आंसर, सारा मैथ। सो आज की क्लास में क्लास 7 का हमारा अतीत भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर। सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। सो आगे बढ़ते हैं। मानचित्र 1 और 2 दिखाऊंगी, जिसमें भूगोलवेत्ता अल इद्रासी ने 1154 में बनाया था। जो नक्शा दिया गया वो उसके उपमहाद्वीप को दर्शाता है। और मानचित्र 2 जो नेक्स्ट चैप्टर पर दिखाऊंगी, मैं अभी फर्स्ट दिखाऊंगी, जो फ्रांसीसी मानचित्र जो 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर हैं। अल इद्रासी ने नक्शे में दक्षिण भारत का उस जगह का मानचित्र बनाया जहां आज उत्तर भारत ढूंढेंगे तो मिलेगा, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। अमूमन भारत के नक्शा में देखेंगे कि नीचे कॉर्नर पे श्रीलंका का द्वीप है, और अल इद्रासी ने ऊपर की ओर दर्शाया है। और जगहों का नाम अरबी में दिए गए हैं, वो भी दिखाऊंगे, जो उनमें जाने पहचाने नाम भी हैं। सो पहले मैं दिखाती हूँ मानचित्र फर्स्ट। लुक एट दिस पिक्चर। 12वीं सदी में ये भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने बनाए थे। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ये समुद्र से भूमि के तल को दिखाया गया है। मानचित्र फर्स्ट है। और मानचित्र में सेकंड दिखाने जा रही हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज, मानचित्र 2। लुक एट दिस पिक्चर। मानचित्र 2 जो 18वीं सदी में के आरंभ में गिउलाम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। जो सारा ये तटीय इलाकों के बारे में प्रदर्शित किए हैं, जो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया, जो हम लोग नहीं समझ सकते। बस थोड़ा जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है उसे पढ़ के बता सकते हैं। गल्फ द्वीप बंगाल है, ये इधर आइसलैंड है, इधर श्रीलंका है, इधर बंगाल है। ये सारा समुद्री तट के बारे में दिया हुआ है। और 600 वर्ष बाद, जो मानचित्र फर्स्ट बनाने के 600 वर्ष बाद ये बनाया गया था। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा में ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों की बारीकी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि आप लोगों को पहले ही दिखा दी थी कि इसमें हम आप नहीं पढ़ सकते। एकदम छोटे छोटे बारीकी अक्षरों में लिखा गया है अरबी में। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए नक्शे इस्तेमाल किया करते थे। और इतनी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों को और नक्शों के लेखों को अध्ययन करते हैं, तब उनके लिए सूचनाओं के संदर्भ का उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता था। आगे बढ़ते नहीं और पुरानी शब्दावली के बारे में। समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते थे और भाषा के अर्थों के साथ क्या होता था। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। यह भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण के शब्द भंडार में ही नहीं, समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल जाते थे। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। और 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिहांज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया गया
जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। सल्तनत उसे बोला जाता है। जिस क्षेत्र में दिल्ली के सुल्तान शासन करते थे उसे सल्तनत बोला जाता था। के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अर्थ अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो के द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ होते थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधे शब्द का अर्थ होता था, जो हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है। ऐसा इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, मध्ययुग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी बोला जाता था। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। आगे बढ़ते हैं इतिहासकार और उनके स्रोतों के बारे में। इतिहासकार इस युग का अध्ययन करते थे, इनकी खोज प्रकृति क्या है इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते थे। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। पिछली कक्षा में क्लास 6 में आप लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़े होंगे और गुप्त वंश के बारे में। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़े होंगे। इस काल में अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसे मिली होंगी जो पिछले युगों से वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले काफ़ी भिन्न थे। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई और इसके इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। और कुछ फैक्ट बताना चाहूँगी। दो फैक्ट जो 13वीं सदी के मध्यम में एक विद्वान जो एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत उन्हें पड़ी, तो उसके पास उतना कागज़ ही नहीं था कि उसने एक पांडुलिपि को धो डाला और उस कागज़ को सुखाकर वो इस्तेमाल किए। और 13वीं और 14वीं शताब्दी की बात है, जहाँ कोई भी व्यक्ति दुकानदार में सामान लेने जाते थे तब उसे बहुत भाग्यशाली माना जाता था कि उसका सामान दुकानदार कागज़ में लपेट के देते थे, क्योंकि उस समय उस 14वीं और 13वीं शताब्दी में कागज़ बहुत महंगे होते थे, सो उसे बहुत भाग्यशाली माना जाता था। इस दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया था और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोक धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन का उपदेश, अर्जी अदालतों का दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति शासक जनमत तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा विलेखागारों में रखा जाता था।
इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों ने बहुत सारी विस्तृत जानकारी उनको मिली, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन था, क्योंकि उस दिन छापे खाने तो थे नहीं। इसीलिए लिपि या नकल विश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाते थे। यानी जो भी पांडुलिपि मिलते थे, उस समय में छापने की मशीन नहीं थी, तो कोई नकल करके उसको लिखते थे, या साधारण शब्दों में बोला जा सकता है। जैसे अब किसी फ्रेंड की कॉपी से नकल करके लिखते हैं, तो किसी का अक्षर समझ में आता है, किसी का नहीं, तो वैसे उस टाइम में होता था, क्योंकि छापने की मशीन नहीं थी। चित्र में आपको दिखा रही हूँ, ये नकल कर रहे हैं एक पांडुलिपि से दूसरे पांडुलिपि लिखने में। इन्हें मिनिएचर कहा जाता था, क्योंकि लघु चित्र होते थे जो 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर होते थे, छोटे आकार के। आगे बढ़ते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते थे पांडुलिपियों के प्रति बनाने के लिए। कुछ यही होता था कि पांडुलिपियाँ बनाते हुए छोटे मोटे फेरबदल हो ही जाते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियाँ बनती रहे। अतः अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई थी। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में, दूसरी बार 2 वर्षों बाद लिखा था। दोनों के अंतर है, लेकिन 1971 में तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, या पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों को में कहीं दबा दिया गया था। सो लुक एट दिस पिक्चर। ये बाईं ओर की लिपि है, ये अरबी में लिखा गया है, पांडुलिपि, और ये फारसी में, जो बहुत गहन अक्षरों में लिखा गया है, जिसे शिकस्त लिपि दाईं ओर बोला जाता है। अधिक संक्षिप्त और कठिन शब्दों में लिखा गया। ये अरबी है, और ये फारसी है, ये अरबी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बचा हुआ भाग लेकर आऊँगी। तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।